बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम लोग बेसिकली जो गैसेस के बारे में डिफरेंट पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गैसेस के बारे में हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है। द बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस कैन बी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन्ड बाय द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट, कि उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं और उनका बिहेवियर कैसा है, सपोज उनकी मोशन कैसी है, वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ये सारा कुछ हम लोग कैसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के से। ठीक है, ये चूंकि थ्योरी है तो ये थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेगी, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर रही है। This theory is a model that explains the behavior of the gases using generalization about the random moving molecules within a gas। यहाँ पर हम लोग गैस के कौन से लेवल पे बात करें, हम लोग गैस के मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, एटॉमिक लेवल तक हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे इसको। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन करते चल जाइए कि दैट जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इट वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय डैनियल बर्नौली। ठीक है, जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन थे। डैनियल बर्नौली ने सबसे पहले ये थ्योरी के फर्स्ट पोस्टुलेटेड का मतलब है इसके फर्स्ट पॉइंट्स दिए थे, नॉट 1 2 3 पॉइंट्स। इसका मतलब है कि ये थ्योरी सबसे पहले पॉइंट्स की फॉर्म में किसने प्रेजेंट की थी, डैनियल बर्नौली ने प्रेजेंट की थी। ठीक है, देन इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था और एलिबरेट किया था दो फिजिसिस्ट्स ने, जेम्स मैक्सवेल ने 1859 में, देन बोल्ट्जमैन ने इन 1870, और फिर 1857 में क्लॉसियस ने जो है वो एक काइनेटिक इक्वेशन को डिराइव किया था। ठीक है, एंड उससे यहाँ पर जो है वो गैस लॉज जो है हमारे पास आ गए थे, वो जो हम डिफरेंट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वगैरह लॉ वगैरह पढ़ेंगे या आप पढ़ते आए हैं, तो वो यहाँ से डिराइव हुए थे फ्रॉम द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। अब हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी, कि इस थ्योरी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि दैट जो गैसेस हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ द माइन्यूट डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये कंसिडर किया जाता था, सॉरी अबाउट माई लाइन सही नहीं जा रही है। अच्छा, ये कंसिडर किया जाता था कि दैट जो गैसेस हैं वो छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एटम्स की बात नहीं की गई थी। अब सेकंड पॉइंट मैंने कहा था कि दैट ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं स्ट्रेट लाइंस में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे और फिर ये अपना जो पाथ ऑफ मूवमेंट है वो तब चेंज करेंगे जब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये टकराएंगे और फिर ये अपना पाथ चेंज कर लेंगे। वही है, ये जो आपको मोशन बताया जा रहा है ये क्या है, ब्राउनियन मोशन है। ठीक है, जिसमें एक मॉलिक्यूल या जिसमें कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है, सीधे पाथ में मूव करता है, और फिर क्या होता है कि जब वो किसी और चीज़ से टकराता है, किसी और मॉलिक्यूल से, किसी वॉल ऑफ द कंटेनर वगैरह से टकराता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो अपना पाथ या फिर अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज कर लेता है। ठीक है, वो उससे टकरा के दोबारा से एक दूसरी डायरेक्शन में उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता चला जाएगा अनलेस एंड अनटिल वो दोबारा किसी से टकरा जाता है। ठीक है, अब क्या है कि दैट ये जो कलिजन्स होती हैं ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे आर परफेक्टली इलास्टिक। मतलब ये कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द मॉलिक्यूल्स इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि जिस स्पीड से वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, टकराने के बाद भी उसी स्पीड से मूव करेंगे। ठीक है, देखिए अब आप लोगों में से कोई कह सकते हैं कि दैट ये पॉइंट जो है वो गलत हो सकता है, बिकॉज जब एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है या किसी वॉल से टकराता है तो अपनी थोड़ी सी एनर्जी वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, तो ये पॉइंट गलत है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग अभी यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहे कि ये पॉइंट्स गलत हैं या सही हैं, वो बाद का पॉइंट है, वो बाद की डिस्कशन है। हम लोग अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से पोस्टुलेट्स हमें दिए गए थे। ठीक है, और मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दैट जो सपोज आप काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन है ना, तो जो एनर्जी प्रोसेस करता है एक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इट्स मोशन वो सेम रहती है टकराने के बावजूद भी। ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वजह से वो परफेक्टली क्या है, इलास्टिक है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। फोर्थ पॉइंट में ये है कि दैट जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैं दे आर थॉट टू बी ऑफ द सेम मास एंड साइज बट आर डिफरेंट फ्रॉम गैस टू गैस। के जितने भी गैसेस हैं उन सब के मॉलिक्यूल्स का सेम
मास है और सेम साइज है। मतलब ये कि आपने एक गैस ली सपोज, ठीक है, इन अ कंटेनर, उस सपोज N2 गैस ले लिया आपने, ठीक है ना, कंटेनर। अब यहाँ पे भी N2 के मॉलिक्यूल्स का साइज सेम होगा, यहाँ पे भी उनका सेम साइज होगा, यहाँ पे भी उनका सेम साइज होगा, और मास वगैरह भी सेम होगा। लेकिन जो दो डिफरेंट गैसेस होंगी उनका मास और साइज जो है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल N2 के मॉलिक्यूल्स का साइज और मास डिफरेंट होगा, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का साइज और मास जो है वो डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो बात करें, दे द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर थॉट टू गिव द सेम साइज एंड सेम मास, वो ये बात हो रही है कि अगर आप उस कंटेनर के अंदर देखें या आप कहीं पे भी, आपने ये कंटेनर एक लिया, उसमें N2 के मॉलिक्यूल्स ले लिए, आपने एक दूसरा कंटेनर लिया, आपने उसमें N2 के मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो दोनों में ही अगर प्योर N2 मौजूद है, मतलब नाइट्रोजन गैस मौजूद है, तो दोनों ही इन कंटेनर्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज भी सेम होगा, उनका मास भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि गैस सेम है। लेकिन अगर आपने गैसेस को डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, डिफरेंट गैसेस हैं, तो वहां पर आपके पास ना मास सेम होगा ना साइज सेम होगा, ठीक है, बिकॉज वो उसके एटम्स डिफरेंट है ना, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। ओके, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट, द प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो किसी भी गैस का प्रेशर डेवलप होता है गैस के कंटेनर के अंदर, वो किस वजह से होता है? वो डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं, या फिर वो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं किसके साथ? वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराते हैं। तो इस वजह से जो प्रेशर है एक एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है विद इन दैट कंटेनर। देखें यहाँ पे आकर टकराएंगे तो जाहिर सी बात है इस वॉल के इस पोर्शन में एक प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितने भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, गैस मॉलिक्यूल्स की होगी, वो डिपेंड करेगी अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन टेम्परेचर। जो जो देखिए आप टेम्परेचर किसी भी गैस का इंक्रीज कर देंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर की फॉर्म में उसे दिया क्या है? असल में टेम्परेचर की फॉर्म में आपने उसको हीट एनर्जी दी है, और वही हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है उनके मोशन में, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द मोर यू गिव द टेम्परेचर, द मोर यू गिव द हीट एनर्जी, the more the kinetic energy of the molecules increases, ठीक है। अब 7th पॉइंट की तरफ आ जाएं। एट रिलेटिवली लो प्रेशर, जब आप प्रेशर कम कर देते हो, ठीक है, मतलब आपने पहले देखिए सपोज हाई प्रेशर दिया हुआ था, आपने कंटेनर को बड़ा दबा के रखा हुआ था ऊपर से, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, वो दबाना आपने कम कर दिया, आपने प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, यू जस्ट लोअर डाउन द प्रेशर, ठीक है। तो जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर लार्ज एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर डायमीटर। मतलब एक मॉलिक्यूल का सपोज साइज ये है, ठीक है, लेकिन आपने क्या कर दिया, प्रेशर कम कर दिया, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे हो गए ना, ठीक है। तो अब ये देखिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो बहुत लार्ज हो जाएगा एज कंपेयर टू द देयर ओरिजिनल डायमीटर। ये देखिए इस मॉलिक्यूल का अपना डायमीटर क्या था, ये जो रेड लाइन से मैंने आपको इंडिकेट किया ये, और जो डिस्टेंस था बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स वो ये वाला है। तो ये D1 जो है जाहिर सी बात है स्मॉल है एज कम्पेयर टू द D2, राइट, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। होप सो यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है कि दैट देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वो ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। Then आ जाते हैं towards the ninth point. The volume occupied by the gas molecules is negligible as compared to the total volume of the container. मतलब देखिए पूरा कंटेनर अगर इतना है ना, ठीक है, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स ने, एक गैस मॉलिक्यूल ने जो जगह ली है ना, ठीक है, वो ऑलमोस्ट जीरो आ जाती है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम जो कि गैस ने लिया। क्यों? क्योंकि गैस को आप जितनी जगह देते जाएंगे ना वो उतनी फैलती चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए सपोज मैं एक रूम में गैस के थोड़े से मॉलिक्यूल्स छोड़ देती हूँ, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो सपोज अगर 4-5 मॉलिक्यूल्स भी है ना, तो वो छोटे कमरे में जो है वो पूरे में मूव कर जाएंगे,
ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं पूरा वॉल्यूम, जो पूरे कमरे का वॉल्यूम है वो मेजर करूं, ठीक है, सपोज जो है ये एग्जांपल ले लें, वो 10 मीटर का कमरा है, ठीक है। तो क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो 10 मीटर के कमरे में फैल गए, मतलब उनने 10 मीटर क्यूब की जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन क्या है कि जो एक मॉलिक्यूल है उसने जो जगह ऑक्यूपाई की है वो बहुत ही छोटी है, वो नेग्लेजिबल है ऑलमोस्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम जो इन्होंने ऑक्यूपाई किया। सो इसका ये मतलब है कि जो एक मॉलिक्यूल होता है किसी भी गैस का, वो जितनी जगह घेरता है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होती है, यानी वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है एज कंपेयर्ड, जब आप उसको कंपेयर करते हो उस टोटल वॉल्यूम से, उस टोटल एरिया से जो एक गैस पूरा कवर कर रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द काइनेटिक इक्वेशन। R.J. Clausius, he deducted an equation for the pressure of an ideal gas from the postulates of the kinetic theory, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या है, प्रेशर के लिए है ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। अच्छा, PV इज इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार, ठीक है। अब जिसमें P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस है, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, 1/3 तो कांस्टेंट है, M इज द मास ऑफ द गैस, N जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। एक गैस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स यहाँ से हम कौन से मुराद ले रहे थे, मॉलिक्यूल्स ले रहे थे। तो अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं एक गैस के, तो यहाँ पर N की जगह क्या आ जाएगा, 10। एंड C² बार बेसिकली क्या है, इट इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी से मूव करें उनका एक मीन स्क्वायर ले लिया जाता है, ठीक है। देखिए, since the molecules of the gas under the given conditions do not have the same velocity, देखिए कोई मॉलिक्यूल, मैं आपको ये बता रही हूँ, सपोज ये गैस है, ठीक है, आपने नीचे इसको हीटिंग दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ज़्यादा जल्दी हीट मिल रही है, उनको ज़्यादा जल्दी थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी मिल रही है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, ऊपर हमने पोस्टुलेट पढ़ा है। जितना ज़्यादा आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देगी, तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे, ओके। अब क्या होगा कि दैट ये मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे, लेकिन वो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनके पास अभी थर्मल एनर्जी या तो पहुंची नहीं है या बहुत कम पहुंची है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट मींस कि दैट जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे डू नॉट हैव द सेम वेलोसिटी, ठीक है। इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, जब हमने इस इक्वेशन में पुट करना हो तो हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की कंसिडर कर लेते हैं। और वो कैसे फाइंड आउट होगी, वो हर मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल वेलोसिटी को हम लोग कंसिडर करेंगे। सपोज N1 जो मॉलिक्यूल था उसकी वेलोसिटी C1 थी, N2 मॉलिक्यूल था उसकी वेलोसिटी C2 थी, ठीक है। तो उन सबको ऐड करते करते और जो है वो उनको हम लोग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करके हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करेंगे, और फिर ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम इस इक्वेशन में पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। होप सो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं और आपको ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो समझ आ चुकी है। वन बाय वन हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है किसी भी पॉइंट पे तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं।